दोस्तों स्टेन हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए सुनते हैं आज देश में घटी कुछ सच्ची और भूतिया कहानियाँ। मेरा नाम सोनिया है। यह मेरे साथ 2008 में हुआ था, जब मैं अपने बीटेक के फर्स्ट ईयर में थी। यह मेरा पहला सेमेस्टर था और मैं अपने कॉलेज के एनुअल वाइवा एग्ज़ाम के लिए जा रही थी। अपने कॉलेज के एनुअल वाइवा एग्ज़ाम के लिए जब मैं जाने के लिए तैयार हुई तो मैंने अपनी स्कूटी को स्टार्ट किया और चल पड़ी। मैं बहुत ज़्यादा सतर्क रहती थी जब मैंने अपने टू व्हीलर पर किसी को बिठाया हुआ हो, और मेरे लिए ये काफ़ी डिसबैलेंस वाली स्टेज हो जाती है जब मेरे साथ कोई साड़ी पहने हुए औरत पीछे बैठी हुई हो। मेरा कॉलेज मेरे घर से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। ये जनवरी के महीने की बात है, हल्की हल्की बूंदाबांदी सी हो रही थी। कॉलेज के रास्ते में एक कच्चा रास्ता आता है जो कि बारिश की वजह से, काफ़ी मिट्टी की वजह से फिसलन भरा हो जाता है। अपने रास्ते में मैंने अचानक एक औरत को खड़े हुए देखा जो कि मुझे लिफ्ट देने के लिए रुकने का इशारा कर रही थी। उस औरत ने मुझसे कहा कि उसे पास ही थोड़ी दूर पर जाना है और फिसलन की वजह से उसे जाने में दिक्कत सी महसूस हो रही है। मैंने उस औरत को समझाया कि आंटी, मुझे काफ़ी परेशानी महसूस होती है जब मैं किसी औरत को अपने पीछे बिठाकर चलाने के लिए तैयार होती हूँ, और अब तो वैसे भी रास्ता फिसलन भरा है तो यह परेशानी और भी बढ़ जाएगी और हम दोनों गिर भी सकते हैं। मेरे काफ़ी मना करने के बावजूद वह औरत मेरी स्कूटी के पीछे बैठ गई और मैंने स्कूटी चलानी शुरू कर दी। हालांकि मैंने जब स्कूटी चलाने लगी तो मुझे काफ़ी आरामदायक महसूस होने लगा। मुझे लग रहा था कि मैं स्कूटी चला नहीं पाऊँगी, लेकिन स्कूटी आसानी से चलने लगी। मैंने उस औरत से पूछा कि आंटी, आपको कहाँ जाना है? तभी उस औरत ने ठंडी सी आवाज़ में कहा कि जहाँ तुम्हें जाना है। मैं इतना सुनकर डर गई कि पूछो मत। मतलब कि उस औरत को कैसे पता चला कि मुझे कहाँ जाना है? मैंने अपनी स्कूटी की स्पीड थोड़ी कम कर दी और धीरे धीरे ड्राइविंग करने लगी। कुछ मिनटों तक हम चुप रहे और फिर उसने कहा, यहीं रोको। मैंने बिना कोई टाइम वेस्ट किए तुरंत जो स्कूटी थी उसे रोक दिया और पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। मैंने तुरंत अपनी माँ को फ़ोन किया और इस घटना के बारे में बताया तो मेरी माँ ने कहा, मुझे तो कभी अपने पीछे नहीं बिठाया था, आज किसी भूत को बिठा लिया। मैं नहीं जानती कि वह औरत कौन थी और मैं दोबारा कभी उस रास्ते पर उसे कभी नहीं मिली। यह जो दूसरी घटना है यह मैंगलोर कर्नाटक की है। मेरा नाम प्रतीक है और मैं मैंगलोर कर्नाटक का रहने वाला हूँ। मुझे भूतिया अनुभव सुनने का बड़ा शौक था। मैं अक्सर ही लोगों से उनके भूतिया अनुभव सुनने को और शेयर करने के बारे में पूछा करता था। 2014 की बात है, जब मैं 14 साल का था, तब मैंने अपने मामा से उनके साथ घटा कोई भूतिया अनुभव सुनाने के लिए कहा। काफ़ी देर तक जिद करने पर उन्होंने मुझे एक अनुभव सुनाना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि 80 के दशक में मेरे मामा जब काफ़ी जवान हुआ करते थे तो मामा को शराब पीने की बहुत ज़्यादा लत हुआ करती थी। एक दिन मेरे मामा पास ही के जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने काफ़ी शराब पी रखी थी। उनका घर तकरीबन 7-8 किलोमीटर दूर था और उन्हें घर जाने के लिए वो जंगल का रास्ता लेना पड़ता था। मामा के गांव तक जाने के लिए 2 रास्ते हुआ करते थे। मामा ने उस दिन उस रास्ते पर जाना शुरू कर दिया जिस रास्ते को कोई नहीं लेता था, और शाम के 5 बजे के बाद तो उसे उस रास्ते पर कोई जाया ही नहीं करता था, क्योंकि गांव वालों के अनुसार वह रास्ता ठीक नहीं था। जब उस शाम मामा 7 बजे के बाद उस रास्ते से गुजर रहे थे तो अचानक मामा को काफ़ी भारी सा महसूस होने लगा। जंगल में लगभग 1 किलोमीटर अंदर जाने के बाद उन्हें एक छोटी सी पुलिया नज़र आने लगी और वे उस पुलिया से गुजरने लगे। तभी उन्हें ऐसा लगा कि कोई चीज़ लुढ़कती हुई उनके पीछे पीछे आ रही है। उनका मुँह उस समय इस स्टेज में नहीं था कि वो पीछे आ रही जो चीज़ थी उसे मुड़ कर देखें। अब वो चीज़ जो लुढ़कती हुई आ रही थी उसकी रफ्तार धीरे धीरे बढ़ने लगी और वो चीज़ काफ़ी डरावनी होने लगी।
मतलब कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी जो थी आवाज़ें आने लग गई उससे। अब मेरे मामा का ज़्यादातर नशा जो था वो उतर गया। उन्होंने चारों तरफ देखा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। यह देखकर मेरे मामा घर पर आए और वो बिस्तर पर पड़ गए। उनकी तबीयत खराब हो गई और 1 हफ्ते तक वो बिस्तर पर ही लेट गए। उन्होंने इस घटना के बारे में किसी को भी नहीं बताया, लेकिन यह देखकर मेरे नाना नानी ने एक पुजारी को घर पर बुलाया और उस पुजारी ने घर पर एक पवित्र जल छिड़का और थोड़ा सा जल मेरे मामा के मुंह में डाल दिया। अब मामा ने मुंह खोला और बताया कि जब वो उस पुलिया से गुजर रहे थे तो उन्होंने सोचा कि शायद कोई सुअर होगा, लेकिन जैसे ही वो पीछे पलटे तो उन्होंने देखा कि एक आदमी का कटा हुआ सिर एक शैतानी हंसी लिए उनका पीछा कर रहा था। उसके बाद उन्होंने भागना शुरू कर दिया और उन्होंने अपनी सुध-बुध खो दी। और जैसे ही ये पवित्र जल उनके ऊपर छिड़का गया तो उन्हें इस बात की सुध-बुध से उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कि वो एक गहरी नींद से उठे हों। काफ़ी खोजबीन के बाद पता चला कि 70 के दशक के शुरुआती दौर में एक आदमी हुआ करता था। वो काफ़ी रईस था वह व्यक्ति। तभी दो गुंडों ने उस अमीर आदमी को मार दिया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था। उस घटना के बाद से ही लोगों ने उस रास्ते पर शाम के समय जाना बंद कर दिया था, उस व्यक्ति के भूत के डर से। यह अगली घटना हैदराबाद की है। हम लोग हैदराबाद की एक कंपनी में काम किया करते थे। रात के 1 बजे से 3 बजे के समय हम लोग अपनी ड्यूटी की शिफ्ट ख़त्म करके अपने घर पर वापस कैब में जाया करते थे। यह घटना सन 2011 में हमारे साथ घटी थी। मेरे जो कंपनी के साथी हुआ करते थे, हम लोग काफ़ी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। वे लोग मेन रोड से 7-8 किलोमीटर दूर एक गाँव में रहा करते थे, जो कि धीरे धीरे एक शहर में बदल रहा था। लेकिन अभी भी वहाँ पर काफ़ी खेत हुआ करते थे। वह जो रास्ता था वह काफ़ी डरावना सा लगता था। जैसे ही रात हुआ करती थी तो उस रास्ते के किनारे किनारे उस पतले रास्ते के दोनों खेत और घने डरावने पेड़ खड़े हुए दिखा करते थे। हमारा जो कैब का ड्राइवर था वो हमारे जैसा ही था, लेकिन वह ड्राइवर जो था वह भी उस रास्ते पर जाने से डरता था। पहले तो मेरे दोस्तों को घर छोड़ता था और फिर मुझे मेरे घर छोड़ता था। मेरे दोस्तों ने मुझे बताया था कि पिछले कुछ दिनों से वो कुछ अजीब सा महसूस कर रहे हैं और जब वे लोग अपने घर की तरफ जाते हैं तो उन्हें कुछ अजीब सा लगता है। हालांकि वो ज़्यादातर समय अपनी बाइक पर ही अपने घर लौटते थे, क्योंकि वे लोग ऐसा कुछ भूत प्रेत पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया करते थे। एक दिन मेरा एक साथी ऑफिस में लेट आया और वापस अपने घर का काम खत्म करके अपनी बाइक पर जा रहा था। रात का काफ़ी समय बीत चुका था और रात के लगभग 3 बज रहे थे। वह बताता है कि जब वह रात को वापस लौट रहा था तो मेन रोड से गांव के रोड की तरफ तभी उसने लगभग 1 किलोमीटर अंदर जाने पर देखा कि गांव में कोई मर गया है और एक औरत तेज आवाज़ में रो रही है। लेकिन उस दोस्त ने वहाँ पर किसी भी व्यक्ति को खड़े हुए नहीं देखा। घर एक बिल्कुल निर्जन सी जगह पर था। वह काफ़ी डर गया और उसने तेज़ी से अपनी बाइक को वहाँ से भगाया ताकि वो जल्दी से अपने कमरे पर पहुँच सके। और तभी अचानक ही उसने देखा कि एक औरत सड़क के बीचों बीच रास्ता पार कर रही है और खेतों की तरफ जा रही है। और अचानक वह औरत सड़क के बीच रुकी और उसने मेरे दोस्त की तरफ देखा और आगे बढ़ गई। अगले दिन उसने जब हमें ये बताया और हमें कैब का ड्राइवर जो था वह यह सुनकर बहुत डर गया। हमने अपने साथियों को उनके घर छोड़ा और अपने घर की तरफ बढ़ने लगे। उस रात घना अंधेरा छाया हुआ करता था। उस सड़क पर हम कुछ ठीक से देख भी नहीं पा रहे थे। हम अपनी टाटा इंडिका में बात कर रहे थे उस घटना के बारे में। तभी अचानक ड्राइवर ने गाड़ी के ब्रेक लगाए। ड्राइवर ने कुछ दूरी पर रास्ते के बीचों बीच उसी औरत को खड़े देखा। शायद यह वही औरत थी। वह औरत अपने हाथ में अपने पुराने कपड़े को लिए खड़ी थी और दूसरे हाथ से अपने बालों को सहला रही थी और धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। तभी अचानक वह हमारी तरफ तेज़ी से दौड़ी और ड्राइवर ने डर के मारे गाड़ी को रिवर्स गियर में लगा दिया और तेज़ी से हॉर्न बजाया। और तभी वह औरत उस हॉर्न को सुनते ही खेतों की तरफ भाग गई। यह सब कुछ सेकंड में हुआ था। हमने तेज़ी से वहाँ से गाड़ी भगाई और अपने घर पहुँचे।
आज तक हमें यह पता नहीं चल पाया है कि वो औरत कोई पागल थी या सच में किसी औरत का भूत था जो कि उस जगह पर घूमता रहता है। दिन में उस जगह पर कोई नहीं होता और ना ही रात के 7-8 बजे तक भी वहाँ पर कोई नहीं होता, जब तक कि वहाँ पर लोग घूमते रहते हैं। लेकिन जब रात के 9 बजे के बाद उस रास्ते पर कोई नहीं होता तो ऐसा बताते हैं कि वह अक्सर ही दिखती है और हवा में कहीं पर गायब हो जाती है। हालांकि वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके अनुसार वहाँ पर लगभग 30 साल से वो रह रहे हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने वहाँ पर कुछ नहीं देखा है। लेकिन कुछ लोगों के अनुसार उन्होंने उस रात के समय किसी निश्चित समय पर उसे वहाँ पर देखा हुआ है। अगली ये घटना कोलकाता की है। मेरा नाम कथा मुखर्जी है और मैं कोलकाता में रहती हूँ। आज मैं जो आपको घटना बताने जा रही हूँ वो मेरे नानी के घर हुई थी। मेरी नानी का घर एक काफ़ी सुदूर गाँव में, जो कि मेन सिटी से तकरीबन 2 घंटे की दूरी पर है, वहाँ पर है। मैं जब 12 या 13 साल की थी और हमारी गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ जाती थी तो और बच्चों की तरह हमारी माँ और मेरी मौसी मुझे और मेरी बहन को नानी के घर उस गांव में ले जाया करती थी। मैं आपको अपने नानी के गांव के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। मेरी नानी का घर काफ़ी ज़्यादा हरा भरा सा था और बहुत सारे पेड़ों, झाड़ियों और घास फूस के साथ घिरा हुआ था। उस गांव में हर परिवार के अपने ही तालाब थे। उस गांव की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा कम है। इतनी कम लोग उस गांव में हैं कि यदि वो एक साथ इकट्ठे हो जाएं तो आप उन लोगों को 1 मिनट में गिन सकते हैं। उस गांव में एक घर था जो कि पूरी तरह से बना हुआ नहीं था। उस गांव के लोग उस घर को भूतिया बताया करते थे और वहाँ पर जाने की हर किसी को मनाही थी। एक दिन मैं और मेरी बहन ने वहाँ पर जाने का प्लान बनाया। अगले दिन जब दोपहर का खाना खाकर घर के सदस्य सो गए थे तो मैं और मेरी बहन घर वालों से चोरी छिपे घर में घुस गए। वह लगभग 2 मंजिला इमारत थी, लेकिन वो पूरी तरह से बनी हुई नहीं थी। केवल कुछ सीढ़ियाँ ही वहाँ पर बनी हुई थी। मैं और मेरी बहन वहाँ पर खेलने लग गए। अचानक हमने वहाँ पर एक बहुत तेज आवाज़ को सुना। हम लोग डर गए और वहाँ से भागने लगे। लेकिन जैसे ही हमने वहाँ से भागने की कोशिश की तो मेरी बहन वहाँ पर पड़ी हुई कुछ चट्टानों से टकरा कर गिर गई। हालात तब बहुत ज़्यादा खराब हो गए। मैंने अपनी बहन को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ज़्यादा भारी होती गई। तभी हम दोनों ने कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और अचानक मेरी बहन ने फिर से ठीक हो गई। हमने बिना कोई समय गवाते हुए वहाँ से भागने लगे। घर पर आकर हम लोगों ने किसी और को उस घटना के बारे में कुछ भी नहीं बताया, लेकिन हम काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। चूँकि वह एक गाँव का इलाका था, लोग वहाँ जो थे जल्दी जाते थे और जल्दी ही सोने की सबको आदत पड़ी हुई थी। इसलिए सूरज ढलते ही लोग अपने अपने घरों में डूब जाते थे। चारों तरफ अंधेरा हो जाता था। अपना डिनर करने के बाद हम लोग सोने चले गए। हम दोनों को ऊपर सोने के लिए भेज दिया गया। मैंने और मेरी बहन ने मम्मी से कमरे की लाइट्स को जलाए रखने की खुशामद की, लेकिन हमारी मम्मी ने हमें डांटा और चुपचाप सोने के लिए कहा। लेकिन जाते वक्त मम्मी ने घर में की जो बालकनी थी उसकी लाइट को जला कर रख दिया, ताकि रात में यदि किसी को टॉयलेट वगैरह के लिए बाहर जाना हो तो जा सके। हमने रात में सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमारी आँख नहीं लग सकी। अचानक हमने देखा कि हमारी बालकनी में कोई परछाई खड़ी हुई है। 5 मिनट तक उस तरफ देखने के बाद मैंने और मेरी बहन ने देखा कि वो एक औरत थी जिसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। हालांकि बाहर कोई हवा नहीं थी। हम लोग सहायता के लिए लगभग चिल्लाने ही वाले थे कि हमने एक आवाज़ सुनी जो कि कह रही थी, चीटकार नोए ना होले रे, बेचे थक भी ना। मतलब कि चिल्लाओ मत, अब तुम जिंदा नहीं बचने वाली। हम लगभग बेहोश हो गए इस घटना के बाद। हम दोनों को कुछ याद नहीं है उस रात के बारे में, लेकिन जब भी हम उस घटना के बारे में अपनी मम्मी से पूछते हैं तो वह बिल्कुल मना कर देती है। अब 6 साल बाद जब उस जगह को देखने गए तो हमें पता चला कि उस जगह पर एक औरत की हत्या कर दी गई थी और जब से ही वह बिल्डिंग हॉन्टेड है। आपको यह शायद घटना पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, इसलिए मैं उस जगह की कुछ पिक्चर शेयर कर रही हूँ।
मेरा नाम चंदन चौधरी है। यह घटना मेरी मौसी के बारे में लगभग 15 साल पहले छठ पूजा के दौरान की है। हमारा परिवार और मौसी का परिवार नानी के घर गए हुए थे। नानी का जो घर था वह एक तालाब के बिल्कुल ठीक सामने था। उस तालाब के ठीक सामने एक और परिवार था। छठ पूजा रात में हो रही थी और हमें सामने वाले घर से अचानक एक चीख सुनाई दे रही थी। हम भागकर बाहर की तरफ आए और हमने देखा कि एक औरत जो थी आग की लपटों में लिपटी हुई थी और सहायता के लिए चिल्ला रही थी। लोग उस औरत की तरफ पानी की बाल्टियाँ लेकर भागे, लेकिन वे पहुँचते इससे पहले वो औरत बेसुध होकर उस तालाब में गिर गई। अब कुछ लोग उस तालाब में कूद गए और उसे किसी तरह बाहर निकाला। वह औरत बुरी तरह जल चुकी थी। इतनी बुरी तरह जली हुई थी कि कुछ ही मिनटों में उस औरत की मौत हो गई। मुझे अब भी याद है कि वह कह रही थी कि मुझे बचाओ, लेकिन उसे कोई बचा नहीं पाया। वह बहुत ही दुखदायी दृश्य था। मैं उसे कभी भूल नहीं सका। असल में उस औरत की अपने पति से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था और गुस्से में आकर उसने खुद को आग लगा ली थी। उस रात के बाद से ही मेरी मौसी का व्यवहार एकदम से बदल गया था। वह हमेशा गुमसुम सी रहने लगी। कभी कभी वो रात में उठकर रोने लगती और उनके कमरे से हमेशा ही एक जलने की दुर्गंध आती रहती थी। कुछ दिनों के बाद एक दिन वह पास ही की दुकान से केरोसिन का तेल खरीदने गई। जब नानी ने उनसे पूछा तो मौसी ने कहा कि केरोसिन के तेल की खुशबू उनको जो है बहुत अच्छी लगती है। इस बात से नानी सतर्क हो गई और वह कभी भी मौसी को अकेला घर पर नहीं छोड़ती थी। हमेशा कोई ना कोई उनके साथ घर पर रहता था। एक दिन रात में अचानक घर में शोर की वजह से मेरी नींद खुली। मैंने देखा कि मौसी बुरी तरह केरोसिन से भीगी हुई थी और मेरी मम्मी ने मौसी के हाथों को पकड़ा हुआ था और मामा मौसी पर पानी डालकर केरोसिन को धो रहे थे। मेरी मौसी बार बार नानी से माचिस मांग रही थी और खुद को आग लगाने के लिए कह रही थी। मैं कह रही थी कि वह खुद को जलाना चाहती है क्योंकि जलना उसे बहुत अच्छा लगता है। नानी ने उससे जोर देकर कहा कि बता कौन है तू। मौसी ने उस औरत का नाम बताया जो छठ की रात में जलकर मर गई थी। हम सभी डर गए। अब आसपास के पड़ोसी भी आकर हमारे घर खड़े हो गए। उन पड़ोसियों में उस औरत का पति भी मौजूद था। उसके पति ने कहा मौसी के अंदर मौजूद जो उसकी पत्नी थी उसकी आत्मा से कहा कि तू चुड़ैल है जिसने अपने बच्चों को छोड़कर खुद को ख़त्म कर लिया। तूने हम सभी के साथ अन्याय किया था और अब तो वही इनके परिवार के साथ करना चाहती है। छोड़ दे इस लड़की को, नहीं तो वह खुद को भी मार लेगा और तेरे बच्चों को अनाथ कर दूंगा। अब मौसी के अंदर से एक घरघराती हुई आवाज़ आई और उसने खुद को पछतावा करते हुए कहा कि उसे खुद को नहीं मारना चाहिए था। वह अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी और अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखती थी, लेकिन वह दोबारा आएगी और किसी और को अपने बस में करेगी। इसके बाद हमने कुत्तों के रोने की आवाज़ सुनी और अब फिर से सब कुछ सामान्य हो गया। मौसी फिर दोबारा कभी बीमार नहीं हुई। अब उस आदमी के वो बच्चे बड़े हो चुके हैं और अब उनकी शादी भी हो चुकी है और वह व्यक्ति अपने बच्चों की संतानों का दादा बन चुका है।